झील के किनारे जमी उस कीचड़ और खून के बीच सैम पत्थर का बुत बना खड़ा था। हाथ में पकड़ा हुआ रुमाल जमीन पर गिर चुका था। दृष्टि की कांपती आवाज में निकला वह एक शब्द, भैया। सैम के कानों में किसी बम की तरह फटा था। सैम को समझ ही नहीं आया कि दृष्टि ने क्या बोल दिया। उसके दिमाग के बंद दरवाजे अचानक खुल गए और 30 साल पुरानी यादें किसी काली फिल्म की तरह उसकी आंखों के सामने घूमने लगीं। वह यादें जब सैम सिर्फ 7 साल का था। उसके घर में खुशियों का माहौल था। उसकी माँ के कमरे में एक छोटा सा पालना सजाया गया था। पिछले 9 महीनों से वह अपनी आने वाली छोटी बहन का इंतजार कर रहा था। वह हर रात अपनी माँ के पेट पर हाथ रखकर अपनी उस गुड़िया से बातें करता था। लेकिन जिस दिन उस नन्ही जान को दुनिया में आना था, उसी दिन एक खौफनाक कार एक्सीडेंट ने सैम की पूरी कायनात उजाड़ दी। उसकी माँ, उसका आने वाला कल और वह छोटी बहन, सब एक ही पल में मिट्टी हो गए। अकेले पड़े सैम को उसके अंकल ने गोद लिया, पर बरसों बाद जब उसकी जिंदगी में सिमी आई तो सैम को लगा कि शायद उसे उसका परिवार मिल गया, पर वहां भी उसे सिर्फ निराशा और धोखा मिला। सैम ने अपनी गहरी भर्राई हुई आवाज में दृष्टि की ओर देखा। उसकी आंखों में अब वह शिकारी नहीं था, बल्कि एक टूटा हुआ इंसान था। उसने कड़क लहजे में पूछा, दोबारा कहना, क्या कहा तुमने अभी? दृष्टि, जो अभी भी अपनी और दुपट्टे को समेट रही थी, उसने मासूमियत और थोड़े अधिकार के साथ सैम की आंखों में देखा। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि एक अजीब सा सम्मान था। उसने बहुत ही धीमे पर साफ स्वर में कहा, अभी तो आपने ही कहा था ना सर कि ऑफिस की दीवारें पार करने के बाद आप मुझे नहीं जानते। आपकी जिम्मेदारी सिर्फ ऑफिस तक है। अब जब आप मेरे बॉस नहीं रहे तो मैंने आपको भाई बोल दिया। आखिर एक भाई ही तो अपनी बहन के लिए ऐसे लड़ता है। दृष्टि के इस तर्क ने सैम के कलेजे को चीर दिया। वह प्रोटोकॉल और रूल्स की बात करने वाला सैम आज एक छोटी सी लड़की के शब्दों के सामने निहत्था खड़ा था। सैम ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया, जैसे वह अपने बहते हुए आंसुओं को छुपा रहा हो। उसने ठंडी आवाज में कहा, तुम कुछ और भी तो बोल सकती थी। दृष्टि ने धीरे से अपना सर झुका लिया। उसे एहसास हुआ कि शायद उसने कुछ गलत कह दिया है, या इन बड़े लोगों को रिश्तों से चिढ़ है। उसने सिसकते हुए कहा, सॉरी सर और थैंक यू, मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। इतना कहकर दृष्टि अपने बिखरे हुए सामान को समेटकर लड़खड़ाते कदमों से उस अंधेरे रास्ते की ओर मुड़ गई। वह उस लकड़ी के पुल की तरफ बढ़ रही थी जहां मौत खड़ी थी, पर अब उसे सिर्फ अपना घर दिख रहा था। उधर उस वैन के अंदर अभय की नजरें स्क्रीन पर जमी थीं। सैम और दृष्टि की वह बातचीत माइक्रोफोन के जरिए साफ सुनाई दे रही थी। एमी ने सिड की तरफ देखा और बुदबुदाया, इस लड़की ने सैम की सबसे कमजोर नस पर हाथ रख दिया है। अभय का चेहरा लोहे जैसा सख्त हो गया था। उसने देखा कि दृष्टि अंधेरे में गायब हो रही है और सैम अभी भी वहीं बुत बना खड़ा है। अभय ने मुट्ठी भींची और माइक पर गुर्राते हुए कहा, सैम वापस आओ, तमाशा खत्म हो चुका है। लेकिन अभय के दिमाग में एक ही सवाल हथौड़े की तरह बज रहा था, क्या यह दृष्टि की मासूमियत है या वो हमें अंदर से तोड़ने की कोई बहुत बड़ी चाल चल रही है? सैम की आंखों के सामने अभी भी वह छोटा सा पालना और अपनी मां का चेहरा घूम रहा था। दृष्टि के भैया शब्द ने उसके अंदर के उस सख्त इंसान को पिघला कर रख दिया था। जैसे ही दृष्टि लंगड़ाते हुए आगे बढ़ी, सैम ने गौर किया कि उसके पैर में सैंडल नहीं थी। शायद उन दरिंदों से जान बचाकर भागते वक्त वह कहीं कीचड़ में छूट गई थी। उसके पैर अब नंगे थे और हर कदम पर दर्द साफ झलक रहा था। सैम ने एक गहरी सांस ली और आवाज दी, रुको मिस लाल। उसकी आवाज इस बार सख्त नहीं, नरम थी। इस हालत में तुम अकेले नहीं जाओगी, हम तुम्हें घर छोड़ देंगे। दृष्टि ठिठक गई। उसे लगा था कि ये लोग उसे वहीं सड़क पर लावारिस छोड़ देंगे, पर सैम का यह बदला हुआ लहजा उसे समझ नहीं आया। सैम तेज कदमों से उस आलीशान वैन की तरफ बढ़ा और अंदर बैठे अभय की आंखों में सीधे झांक कर बोला, अभय, मिस लाल को घर छोड़ दें। गाड़ी के अंदर सन्नाटा छा गया। एमी और एवी के चेहरे पर विरोध के भाव थे, पर अभय खामोश रहा। उसने न हाँ कहा न ना, बस धीरे से अपना सर हिला दिया।
सैम जानता था कि अभय चाहे कितना भी डेविल बन जाए, पर वो एक बेसहारा लड़की को इस रात के अंधेरे में मरने के लिए नहीं छोड़ेगा। दृष्टि की चाल में अब भी डर था, जैसे वो अभी भी यकीन नहीं कर पा रही थी कि वो सुरक्षित है। सैम ने दरवाजा खोला। दृष्टि धीरे धीरे वैन के दरवाजे की तरफ आई। वैन के अंदर की चकाचौंध रोशनी और वहां बैठे उन किंग्स को देखकर वह सहम गई। सैम ने उसे सबसे कोने वाली विंडो सीट पर बिठा दिया। अब वो सब एक ही जगह थे। व्योम ने कार स्टार्ट की। सैम ने माइक पर आदेश दिया, व्योम, पहले मिस लाल के घर चलो। ओके सर, आवाज आई। दृष्टि ने एक बार कार को देखने की कोशिश की, पर उसके पास बैठे लोगों की मौजूदगी उसे और छोटा बना रही थी। उसने अपनी नजरें नीचे ही रखी। खिड़की खुली थी, ठंडी हवा अंदर आ रही थी। दृष्टि हल्का सा विंडो की तरफ मुड़ी और सिर पीछे सीट पर टिकाकर आंखें बंद कर ली। वैन के अंदर अब वह शोर नहीं था, सिर्फ इंजन की हल्की गूंज थी। अभय, सैम, एमी से सबकी नजरें एक ही जगह टिकी थी, दृष्टि पर। उसकी हालत देखकर पत्थर से पत्थर दिल भी पसीज जाए। माथे पर पसीने की बूंदें थीं, जिससे उसके बाल उसके गालों पर चिपक गए थे। उसके नंगे पैर जो नीचे फर्श पर टिके थे, उन पर सड़क की कंकड़ियों और पत्थरों की वजह से गहरे घाव हो गए थे। उन जख्मों से अभी भी ताज़ा खून रिसकर कार के महंगे कालीन को लाल कर रहा था। हर खरोंच, हर निशान उसकी आज की कहानी बता रहे थे। एवी पहली बार चुप था। विकी की आंखों में सोच थी। डैनी की नजरें डॉक्टर की तरह सब देख रही थी। एमी बस उसे देख रहा था, बिना किसी तंज के, बिना किसी गुस्से के, जैसे पहली बार उसे मिस लाल नहीं, दृष्टि दिख रही हो। तभी अचानक कार एक बड़े गड्ढे से गुजरी और दृष्टि का सर सीट से टकराया। उसने दर्द में एक कराह भरी, पर अपनी आंखें नहीं खोली। उसके हाथ ने अभी भी अपने दुपट्टे को कसकर पकड़े हुए थे। तभी हवा के एक तेज झोंके से उसका दुपट्टा नीचे सरक गया। दृष्टि ने बंद गले का सूट पहना था, पर उन दरिंदों के साथ हुई हाथापाई में उसका सूट कंधे के पास से बुरी तरह फट चुका था। जैसे ही सबकी नजरें उसके कंधे और गर्दन के पास पड़ी, वहां का नजारा देखकर सबकी सांसें रुक गईं। वहां नाखूनों के गहरे निशान थे, जिनसे खून निकलकर अब सूख चुका था। वह निशान चीख चीख कर बता रहे थे कि कुछ मिनट पहले उस लड़की ने किस नर्क का सामना किया है। एमी, जो अब तक दृष्टि को शातिर समझ रहा था, उसने अपनी नजरें नीची कर ली। डैनी का हाथ अपनी डॉक्टर वाली किट की तरफ बढ़ा, पर वह रुक गया। अभय ने महसूस किया कि कार में जरूरत से ज्यादा खामोशी है। उसने बारी बारी से अपने हर दोस्त के चेहरे को देखा। उसने देखा कि सैम की आंखों में एक अजीब सी नमी है। एमी का गुस्सा अब शर्मिंदगी में बदल चुका है, और एवी जो हमेशा बोलता रहता था, आज बेदम होकर अपनी सीट में ढंसा हुआ था। अभय की नीली आंखें फिर से दृष्टि के उस मासूम, दर्द से भरे चेहरे पर टिकी। उसके दिमाग में एक ही बात गूंज रही थी, अगर आज सैम को यहां आने से मैंने रोक दिया होता, तो कल सुबह इस लड़की की लाश इसी झील के किनारे मिलती। वैन के अंदर सन्नाटा इतना गहरा था कि टायर की आवाज भी किसी तूफान जैसी लग रही थी। अभय ने महसूस किया कि उसके दोस्तों की नजरें दृष्टि के उस फटे हुए सूट और खून से सने गले पर जमी हैं। उसे वह माहौल असहज लगा। अभय ने हल्का सा सबको सचेत किया। सबकी नजरें झटके से अभय की ओर मुड़ गईं। एवी हड़बड़ाकर बोला, पानी दूं क्या अभय भाई? अभय ने हाथ के इशारे से मना किया और अपनी नीली आंखों को डैनी की तरफ घुमाया। डैनी, जो एक डॉक्टर था, वह अभय का इशारा समझ गया। अभय चाहता था कि डैनी दृष्टि की उस बेबसी को ढके। डैनी धीरे से अपनी सीट से उठा और बहुत ही सावधानी से दृष्टि का गिरा हुआ दुपट्टा उठाया, ताकि वह उसका कंधा ढक सके। जैसे ही डैनी का हाथ दृष्टि के कंधे के पास पहुंचा, दृष्टि की रूह कांप उठी। उसे लगा कि फिर कोई हाथ उसे नोचने के लिए बढ़ रहा है। वह झटके से अपनी सीट से उछलकर खड़ी हो गई। उसकी आंखें दहशत से फटी हुई थीं। नहीं, छोड़ दो मुझे। उसकी आवाज में वही चीख थी जो झील के किनारे गूंजी थी। डैनी खुद दृष्टि के इस रिएक्शन से डरकर 2 कदम पीछे हट गया। उसने अपने हाथ हवा में उठाए, जैसे वह यकीन दिला रहा हो कि वह हमलावर नहीं है। उसने बहुत ही नरमी से दुपट्टे की ओर इशारा किया और कहा, शांत हो जाओ मिस लाल।
मैं बस ये नीचे गिर गया था, इसे रख रहा था। दृष्टि की तेज चलती सांसें धीरे धीरे काबू में आईं। उसे एहसास हुआ कि वह डेविल के सुरक्षा घेरे में है। उसने कुछ नहीं बोला, बस अपना दुपट्टा झपट कर खुद को लपेट लिया और खिड़की की तरफ मुड़कर बैठ गई। उसकी खामोशी वैन के अंदर बैठे उन 8 शेरों को शर्मिंदा कर रही थी। थोड़ी देर तक फिर वहीं भारी खामोशी छाई रही, जिसे सिड ने तोड़ा। सिड की आवाज में अभी भी शक की एक गुंजाइश थी। उसने दृष्टि की तरफ मुड़कर पूछा, मिस लाल, तुम इतनी रात को यहाँ झील वाले इस वीरान रास्ते पर क्या कर रही थी? दृष्टि ने खिड़की के बाहर अंधेरे को देखते हुए मरी हुई आवाज में कहा, मैं घर जा रही थी सर। सिड ने अपनी भौहें सिकोड़ी और अगला तीखा सवाल दागा, पर हमारे निकलते ही तुम अपनी शिफ्ट खत्म होने से 15 मिनट पहले ही क्यों भाग गई? क्या कोई इंतजार कर रहा था तुम्हारा? दृष्टि ने एक ठंडी आह भरी। उसकी आंखों से एक आंसू टपक कर उसके फटे हुए सूट पर गिरा। उसने बहुत ही मासूमियत से जवाब दिया, मुझे डर लग रहा था सर। ऑफिस में कोई नहीं था, सब चले गए थे। मैं उस सन्नाटे में एक पल भी और नहीं रुक सकती थी। मुझे लगा पीछे वाले रास्ते से मैं जल्दी घर पहुंच जाऊंगी, पर मुझे क्या पता था कि वहां मौत खड़ी है। दृष्टि की यह बात सुनकर सैम ने खिड़की के बाहर देखा। उसकी मुट्ठियां भींच गईं। अभय ने देखा कि दृष्टि के हाथ अभी भी कांप रहे हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस लड़की पर यकीन करे या अपने उस प्रोफेशनल शक पर, जो कह रहा था कि यह सब एक सोची समझी चाल भी हो सकती है। क्या सिड और एमी दृष्टि के इस जवाब से संतुष्ट होंगे? क्या अभय अब दृष्टि के प्रति अपना नजरिया बदलेगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं।